ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है बच्चों पीएन जंक्शन डायोड। इस लेक्चर से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनकी शुरुआत होती है। जो सबसे बेसिक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वो है डायोड। तो सब बच्चे इस लेक्चर से बहुत ही कायदे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक डिवाइस डायोड नहीं समझ में आएगा तो आगे जितने भी आप डिवाइसेस पढ़ोगे अपने सिलेबस में वो आपको बिल्कुल समझ में आने वाले नहीं है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन पढ़ा था। वहां मैंने बताया था कि पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ ज्वाइंट करना है और जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे, पीएन जंक्शन कहेंगे। चूंकि पीएन जंक्शन में पी साइड के टर्मिनल को हम एनोड और एन साइड के टर्मिनल को कैथोड के नाम से जानते हैं। मींस ये जो पूरा पीएन जंक्शन है इसमें दो टर्मिनल्स है बच्चों, और इन टर्मिनल्स को हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि दो इलेक्ट्रोड हैं, तो डाई प्लस इलेक्ट्रोड, डाई मींस दो और इलेक्ट्रोड मींस कैथोड और एनोड, तो ये मिलके बनता है बच्चों डायोड। इसलिए ये जो पूरा पीएन जंक्शन, चूंकि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, ये एक बहुत ही पॉपुलर सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉर्म करता है। और इस डिवाइस में चूंकि दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे डिवाइस को हम पीएन जंक्शन डायोड के नाम से जानते हैं। तो कुछ नहीं है, वही आपने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया एग्जैक्ट वही चीज है, बट उसमें थोड़ा सा और डीप में हमें जाना है। लेकिन आज से सब बच्चे उसको एक डिवाइस के नाम से जानेंगे, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस के नाम से जानेंगे, दैट इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड, या आप सिर्फ डायोड पुकार सकते हो उसको। ओके, चलिए। तो अगर हम बात करें इस डिवाइस की, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इट इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आपने शायद इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा। अगर हम बात करें बच्चों इसके सिंबल की, तो डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये एक एरो की तरह बनाते हैं और यहां एक डंडी लगाते हैं। इधर वाला जो साइड होता है बच्चों, ये जो एरो वाला साइड है उसको हम पी टर्मिनल बोलते हैं, मींस पी साइड होता है। और इधर वाला साइड एन साइड होता है। और अभी मैंने बताया था पी साइड वाला जो टर्मिनल है वो एनोड होता है और एन साइड वाला टर्मिनल कैथोड होता है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो सिंबल है ये एरो, एरो की तरह है। तो ये एक एरो को मार्क कर रहा है। तो दिस एरो मार्क, एक्चुअली ये जो एरो मार्क है ये एक पैरामीटर को शो करता है और उसे हम फॉरवर्ड करंट के नाम से जानते हैं, डायोड के फॉरवर्ड करंट के नाम से जानते हैं। तो दिस एरो मार्क रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट ऑफ डायोड। ठीक है, तो अभी बस नाम जानिए कि हाँ भाई ये फॉरवर्ड करंट को शो करता है। होता क्या है ये अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई सिंबल की, डायोड इसको कहते क्यों है और सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारी बातें हम लोगों ने समझ ली। अब हमें अगला जो टॉपिक है वो है बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग ऑफ डायोड। अब सवाल ये है कि ये बाइसिंग क्या होता है। बच्चों अगर किसी डिवाइस से हमें कोई एप्लीकेशन परफॉर्म कराना है, सपोज आपको एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो
एसी से डीसी में कन्वर्जन परफॉर्म करे, जिसको आप रेक्टिफायर के नाम से जानते हो। तो हमें इस तरह का टास्क परफॉर्म कराने के लिए, इस तरह का एप्लीकेशन परफॉर्म कराने के लिए एक डिवाइस की मदद लेनी पड़ेगी, और उस डिवाइस को हमें कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करना होगा, तभी जाके वो रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। मींस अगर हम डायोड इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उस डायोड को हमें रेक्टिफिकेशन का टास्क परफॉर्म करवाना है, रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन परफॉर्म कराना है, तो हमें उस डायोड को कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो डायोड जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसको परफॉर्म कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस को बच्चों हम किस नाम से जानेंगे? बाइसिंग के नाम से जानेंगे। उसका मैं आपको एक एनालॉजी बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपको इंजीनियर अगर बनाना है तो मुझे आपकी बाइसिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे बाइसिंग करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले आपको 10th में साइंस दिलाना पड़ेगा, और फिर जैसे ही आप इंटरमीडिएट क्लास में आओगे तो आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो हमने आपको मैथमेटिक्स पढ़ा दिया। अब मैंने आपकी बाइसिंग इस तरह से की कि आप इंजीनियर बनने लायक हो गए। तो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म परफॉर्म कराना है किसी भी डिवाइस से, तो हमें उसकी क्या करनी पड़ती है? क्या करनी पड़ती है बच्चों? बाइसिंग करनी पड़ती है। हमें उस डिवाइस को पहले जो भी एप्लीकेशन परफॉर्म कराना है उसके लायक बनाना होता है। तो ये जो लायक बनाने वाला प्रोसीजर है, दैट इज नोन एज बाइसिंग। ओके, तो हम आगे देखेंगे कि डायोड के एप्लीकेशन में कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट बाइसिंग यूज करके डायोड को तरह तरह के एप्लीकेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो तरह की बाइसिंग पे हम फोकस करेंगे। दो ही तरह की हालांकि होती है। नंबर 1 फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसको हम शॉर्ट में एफबी लिखेंगे, एंड सेकेंड इज रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग, जिसको हम शॉर्ट में आरबी लिखेंगे, इसको कहीं कहीं बच्चों ब्लॉक बाइसिंग भी बोला जाता है। ब्लॉक बाइसिंग। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले आते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग पे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में बेसिकली करना क्या होता है कि हमें अपने डायोड को एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है। और किस प्रकार से कनेक्ट करना होगा कि डायोड का जो पी टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और डायोड का जो एन टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। तो हमने पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ बच्चों मैं इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बनाता हूँ। ये हमारी बैटरी है, और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पी से और नेगेटिव टर्मिनल को हमने एन से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया है, इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ले ली, और जो हमने इस पे वोल्टेज अप्लाई किया, एक्सटर्नल वोल्टेज इस बैटरी के माध्यम से, उसकी वैल्यू है बी। ये तो हो गई बच्चों कनेक्शन की बात। किस तरह से हम बाइसिंग करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है हमें तो किस तरह का हम कनेक्शन करेंगे, उसकी बात हो गई। अब फॉरवर्ड बाइसिंग जब हम करते हैं तो इस डायोड के अंदर किस तरह के मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह के इसमें जो भी प्रोसेस है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसको जरा हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो पीएन जंक्शन का ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोगों ने पीएन जंक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ा था। इधर वाला साइड पी था, इधर का साइड बच्चों पी था, और इधर का साइड एन था। और इस पीएन जंक्शन में जब हम लोगों ने पीएन जंक्शन फॉर्म किया था तो वहां एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुआ था, और उस डिप्लेशन लेयर में आयंस प्रेजेंट थे। पी साइड की भी बात की जाए तो नेगेटिव आयंस प्रेजेंट थे, आपको याद होगा। पिछला लेक्चर देखिएगा, मैंने कहा ना बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है।
जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको डिवाइस नहीं समझ में आएगा। तो देखिए डिवाइस में जितने भी टर्म्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े या उन पे जो भी हमने डिस्कशन किया वो फिर से रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि पीएन जंक्शन, डिप्लेशन लेयर, और इनको क्या बोलते हैं, आयंस को इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। आपको याद होगा इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो पी साइड में बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस और एन साइड में पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये मैंने बताया था क्यों ऐसा होता है। तो ये तो हो गई बात डिप्लेशन रीजन की, डिप्लेशन लेयर की। ओके, अब इस डिप्लेशन लेयर की वजह से एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता था, या हम उसे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के भी टर्म्स में डिस्कस किए थे। तो बच्चों ये जो बैरियर है, ये बैरियर पी साइड के होल्स को, जंक्शन को क्रॉस करने नहीं दे रहा था, और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन को क्रॉस करने नहीं दे रहा था। अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये जो बैरियर फॉर्म हुआ है ड्यू टू डिप्लेशन लेयर, ये मेजॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन को क्रॉस करने नहीं दे रहा है। ये सारी बातें हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। अब यहां हम कर क्या रहे हैं, इस पी साइड को पॉजिटिव से एक हम एक्सटर्नल बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें कर क्या रहे हैं हम लोग कि बैटरी का जो पी साइड है उसको बच्चों, सॉरी, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम पीएन जंक्शन के पॉजिटिव और पी साइड से, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम इस पीएन जंक्शन के नेगेटिव साइड से, एन साइड से कनेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा करने से हो क्या रहा है, क्योंकि बैटरी के पास भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जब बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस जब हम इस डायोड पे अप्लाई करेंगे, तो इधर बच्चों देखो हाइयर पोटेंशियल है, इसको मैं लिखता हूं, इधर है हाइयर पोटेंशियल और इधर है लोअर पोटेंशियल। मैं बात कर रहा हूं इस बैटरी की, ऐसा मत समझ लेना इसका। मैं इस डिवाइस के अंदर जो बैरियर फॉर्म होता है, जो पोटेंशियल फॉर्म हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस बैटरी की बात कर रहा हूं। इस बैटरी का हाइयर पोटेंशियल इधर और लोअर पोटेंशियल इधर। तो बच्चों इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिवाइस के क्रॉस क्रिएट होगा, जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। एंड दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू applied potential difference या due to applied voltage which is done by external battery। अब बच्चों ये जो भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्यों इस तरह से किया, क्योंकि जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है उसका हाइयर इधर है, लोअर इधर है, और सब बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाइयर से लोअर होती है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ध्यान से देखिए। इनको जब हमने ध्यान से देखा तो ये ऑब्जर्व किया कि यार ये जो एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है मींस ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इस सिचुएशन में मींस फॉरवर्ड बायसिंग में इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा तो निश्चित तौर पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कमजोर होगी, मींस वीक होगी। भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, वीक होगा। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने का सेंस ये हुआ बच्चों की ये जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, सॉरी ये जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं या जो आयंस हैं वो धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू करेंगे। अगर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक सफिशिएंट वैल्यू अगर है इस इंटरनल फील्ड के कंपैरिजन में, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो आयंस है उनको ब्रेक करना धीरे धीरे शुरू करेगा। भाई आयंस है मतलब क्या है, बॉन्ड्स हैं, ये सब क्या है, ये सब मिलके क्या बना रहा है, बॉन्ड्स बना रहा है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी पास सफिशिएंट वैल्यू है तो ये धीरे धीरे बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू करेगा, मींस डिप्लेशन लेयर को तोड़ना शुरू करेगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बच्चों अगर इस
इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सफिशिएंट वैल्यू हम प्रोवाइड करा दें इस पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे डिप्लेशन लेयर को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, इस पूरे डिप्लेशन रीजन को क्या कर देता है, तोड़ देता है। मींस ये जो बैरियर बना है, इस बैरियर को ये क्या कर देगा, तोड़ देगा। अब जैसे ही बच्चों ये बैरियर टूटेगा, ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स इस बैरियर की वजह से रुके हुए थे, वो फिर से डिफ्यूजन करना शुरू कर देंगे। और जब डिफ्यूजन इनका शुरू होगा, तो इस डिफ्यूजन की वजह से, मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से हमें फिर से करंट मिलने लगेगा और इस डिवाइस के अंदर एक करंट फ्लो करने लगेगा। क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस के सिचुएशन का करंट है, इसलिए यहां जो करंट मिलेगा बच्चों, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड करंट, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड करंट। बात समझ में आई भाई? फॉरवर्ड करंट क्यों शुरू किया? क्योंकि इस बैरियर की वजह से जो डिफ्यूजन मेजॉरिटी कैरियर का स्टॉप हुआ था, वो फिर से शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि ये जो बैरियर है वो क्यों टूट गया भाई? क्योंकि जो हमने जिस सेंस में वोल्टेज अप्लाई किया है, उसकी वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिवाइस के क्रॉस अप्लाई हो रहा है, वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर दे रहा है, या डिप्लेशन लेयर को, डिप्लेशन रीजन को ब्रेक कर दे रहा है। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे आप इस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये डिप्लेशन लेयर ब्रेक करना शुरू हो जाएंगे। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा डिप्लेशन लेयर ब्रेक करेगा, या जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, डिप्लेशन लेयर उतना ज्यादा ब्रेक करेगा। आई बात समझ में? यहाँ जो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, जिसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट किए थे, आपको पिछले लेक्चर में याद होगा, अगर इस बैरियर पोटेंशियल के इतना हम वोल्टेज अप्लाई कर दे बच्चों, तो ये वोल्टेज इस बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक कर देगा। और जब ये बैरियर पोटेंशियल ब्रेक हो जाएगा, मींस डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगा, तो हमें इस डायोड के अंदर एक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। हमें एक डायोड के अक्रॉस एक करंट मिलेगा, या हम यूं कह लें कि अगर हम इस वोल्टेज के इतना या इससे अधिक वोल्टेज हम अप्लाई कर दें, तो हमें इस डायोड में कंडक्शन स्टार्ट करना मिल जाएगा। है बात समझ में? भाई डायोड का जो कंडक्शन है वो क्यों स्टॉप हुआ था? डिप्लेशन रीजन की वजह से। और जब हमने एक सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई किया, तो डायोड में कंडक्शन फिर से स्टार्ट हो गया। तो बच्चों, वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जिससे कि डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, या डायोड में जो मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन है वो स्टार्ट हो जाए, या पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाए, या डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाए, उस मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज को हम कट इन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। कट इन वोल्टेज। आई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिप्लेशन लेयर ब्रेक क्यों हो रहा है। इस बात को मैं एक और तरीके से जस्टिफाई कर सकता हूँ, एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। अगर बच्चों किसी चार्ज को हम V पोटेंशियल दे दें, तो वो चार्ज उस पोटेंशियल की वजह से QV एनर्जी गेन करता है। क्योंकि यहां हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया है, इसलिए P साइड का होल्स और N साइड का इलेक्ट्रॉन, जिसपे चार्ज की वैल्यू अगर हम मान लें QQ है, तो ये दोनों एक एनर्जी गेन करेगा जिसकी वैल्यू होगी QV। और इस एनर्जी गेन की वजह से होल्स, ये जो P साइड के नेगेटिव आयंस हैं उनको ब्रेक करना शुरू करेंगे, और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो N साइड के पॉजिटिव आयंस को ब्रेक करना शुरू कर देंगे। भाई जब इनके पास जब एनर्जी आ गई, तो ये एनर्जी गेन करके ये बॉन्ड पे क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, इन आयंस पे क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। और जब ये कोलिजन करेंगे, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? तो यही कारण है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड में, डायोड के इनसाइड द डायोड एक करंट हमको
मिलता है जिसको हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। अगर बात करें बच्चों हम विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर की, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, तो आप मुझे बताओ कि फॉरवर्ड बायस के केस में डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इन फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल रिड्यूस। ओके, अब चूंकि ये जो वोल्टेज अप्लाई हुआ है, इस वोल्टेज की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायोड के क्रॉस बन रहा है, ये एक तो इस बैरियर को तोड़ने का काम कर रहा है, और दूसरा इन चार्ज कैरियर्स पे, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, उन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी कि बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो काम है, बैरियर को तोड़ना या इन चार्ज कैरियर्स पे फोर्स अप्लाई करना। तो जब बैरियर टूट जाएगा, ये जो बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है या डिप्लेशन रीजन जब टूट जाएगा, तो इन चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे फोर्स भी लगा रहा है, तो इसके फोर्स अप्लाई करने की वजह से भी ये चार्ज कैरियर्स मूव करेगा। भाई एक तो डिफ्यूजन की वजह से मूव करेगा और एक इसके फोर्स लगाने की वजह से मूव करेगा। इसलिए बच्चों फॉरवर्ड बायस में जो फॉरवर्ड करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों की वजह से होता है। आई बात समझ में? बट यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ज्यादा पार्ट इस डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करने में कंट्रीब्यूट हो रहा है। इसलिए बच्चों जो डिफ्यूजन करंट होता है वो डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट करंट। तो इन फॉरवर्ड बायस डिफ्यूजन करंट इज मच लार्जर देन ड्रिफ्ट करंट। इसलिए जो मेजर पोर्शन होता है फॉरवर्ड करंट का, जो कि फॉरवर्ड बायस में फ्लो कर रहा है, वो क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से होता है, डिफ्यूजन करंट होता है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भाई फॉरवर्ड बायस में किस तरीके का करंट फ्लो करता है, ऑप्शन दिया हुआ है डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, तो आप किस पे ऑप्शन टिक करोगे, डिफ्यूजन पे, क्योंकि डिफ्यूजन करंट इज डोमिनेटिंग करंट एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट करंट। ओके, तो आई होप आपके इतने जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए। अब एक पॉइंट और बचता है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। जरा इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। बच्चों जब इस डायोड की बाइसिंग नहीं की गई थी तो क्या इस डायोड में कोई करंट फ्लो कर रहा था? आपका जवाब होगा नहीं। बट जब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी तो डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो गया, डायोड में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब बाइसिंग नहीं हुई थी उस टाइम रेजिस्टेंस ज्यादा था क्योंकि करंट बिल्कुल नहीं फ्लो कर रहा था, और अब के सिचुएशन में करंट फ्लो करने लगा, इसलिए इस डायोड का रेजिस्टेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। इसलिए बच्चों इन फॉरवर्ड बायस डायोड ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? फॉरवर्ड बायस में डायोड कम रेजिस्टेंस, डायोड के पास कम रेजिस्टेंस होता है। आई बात समझ में? तो जब डायोड अनबायस के केस में था तो रेजिस्टेंस ज्यादा था, जब फॉरवर्ड बायस में हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अभी इसके बाद हम लोग रिवर्स बायस पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अनबायस की तुलना में रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। बहरहाल वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल आपको सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग पे फोकस करना है। तो बच्चों जितने भी पॉइंट्स हैं, आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए। इन सारे पॉइंट्स को मैं इकट्ठा करके यहाँ पे नोट्स पे लिखा हूँ, ठीक। इन नोट्स को आप पढ़िएगा, और मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं।
सब पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, जो जो मैंने बताया सब लाइन बाय लाइन मैंने लिख रखा है, ठीक है। कट इन वोल्टेज की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि डायोड के क्रॉस वह मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज जिससे कि डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कट इन वोल्टेज के नाम से। इस कटिंग वोल्टेज को नी वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ब्रेक वोल्टेज, इन चार नामों से भी जाना जाता है और इसे हम वी गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? थ्रेशोल्ड वोल्टेज मींस ऐसा वैल्यू जहां से कंडक्शन स्टार्ट हो जाए या डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाए, इसलिए हम इसको ब्रेक वोल्टेज बोलते हैं। ओके। और कटिंग वोल्टेज ज्यादा पॉपुलर नाम कटिंग वोल्टेज और नी वोल्टेज होता है। नी वोल्टेज क्यों बोलते हैं मैं आपको समझा दूंगा। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया कि कटिंग वोल्टेज डायोड के लिए क्या होता है। ओके, यहाँ देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिख रखा है, आप इसको पढ़ लेना। अब बच्चों मैंने आपको दो तरह के मटेरियल के बारे में बताया था, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। तो जब सिलिकॉन मटेरियल से डायोड बनाया जाएगा तो उसके लिए जो कटिंग वोल्टेज की वैल्यू होगी वो होगी 0.7 या 0.6, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, अगर आपको कभी क्वेश्चन में दिया है तो फिर वही लेना है, अदरवाइज आप 0.7 या 0.6 में से कुछ भी ले सकते हो। और जर्मेनियम के केस में बच्चों, जर्मेनियम डायोड के केस में 0.3 या 0.2 वोल्ट होती है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड की, तो किसका कटिंग वोल्टेज ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है जर्मेनियम का ज्यादा है। इसका मतलब हमें, सॉरी, सिलिकॉन का ज्यादा है, जर्मेनियम का तो कम है, सिलिकॉन का ज्यादा है। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि सिलिकॉन डायोड में कंडक्शन के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू जर्मेनियम डायोड। अगर पूछे कोई क्यों, तो आप ये जानते हो, मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बच्चों लेस होती है जर्मेनियम के कंपैरिजन में। यही कारण है कि सिलिकॉन डायोड का कंडक्शन, सिलिकॉन डायोड में कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ रहा है और जर्मेनियम में कम। बट मैंने बताया था कि सिलिकॉन ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं सिलिकॉन के। तो जो भी आप डायोड अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आसपास देखते हो, डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में अगर यूज हुआ है तो बच्चों वो सिलिकॉन डायोड ही होता है। ओके, अब एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हम लोग करते हैं बच्चों। ये जो कटिंग वोल्टेज है वी गामा, ये फॉरवर्ड वोल्टेज की वह कम से कम वैल्यू है जिससे कि पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जा रहा है या डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो जा रहा है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे मैं दो सिचुएशन आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ और उससे मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज एक सिचुएशन हमने लिया जिसमें ये जो बॉन्ड्स हैं या ये जो डिप्लेशन लेयर के अंदर बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं ये मजबूत हैं, और दूसरा सिचुएशन हमने लिया कि ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ डिप्लेशन रीजन में वो कमजोर है। तो आप मुझे बताओ कि किसमें कटिंग वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा और किसमें कम होगी? तो बच्चों चूंकि कटिंग वोल्टेज वह वैल्यू होता है वोल्टेज का जिससे कि डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाता है, मींस ये जो डिप्लेशन रीजन के अंदर बॉन्ड है बच्चों वो ब्रेक करने हमको, तो जो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा उसके लिए कटिंग वोल्टेज हाई होगा और जो बॉन्ड ज्यादा कमजोर होगा उसके लिए कटिंग वोल्टेज कम होगा। ये आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? चूंकि टेम्परेचर राइज करने से, जब आप टेम्परेचर राइज करोगे बच्चों इस पीएन जंक्शन डायोड का, तो थर्मल एजिटेशन की वजह से या एटम्स के वाइब्रेशन की वजह से ये जो बॉन्ड्स हैं ये कमजोर हो जाते हैं। डिप्लेशन रीजन के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। इसलिए बच्चों उस कमजोर बॉन्ड्स को ब्रेक करने में कम कटिंग वोल्टेज लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ कटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मींस
अगर आप पीएन जंक्शन डायोड को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट कर रहे हो और दूसरा सिचुएशन है 57 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों के लिए कट इन वोल्टेज वी गामा 1 और वी गामा 2 है, तो वी गामा 2 की वैल्यू बच्चों लेस होगी एज कंपेयर टू वी गामा 1, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और उनको ब्रेक करने के लिए कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। कटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ कट इन वोल्टेज ऑन टेम्परेचर। तो ये जो आखिरी पॉइंट है बच्चों, ये वही है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स वीक। अब क्यों वीक, ये मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन आपको बता दिया कि एटम के वाइब्रेशन की वजह से, उनका वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होने लगता है, इसको थर्मल एजिटेशन बोलते हैं। इस वजह से बॉन्ड क्या हो गए, वीक हो गए, और जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है करंट को पास करने के लिए, या जो बॉन्ड्स जो डिप्लेशन रीजन में फॉर्म हुए हैं उनको ब्रेक करने के लिए, वो उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है। इसलिए बच्चों कटिंग वोल्टेज की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हमें पीएन जंक्शन डायोड में करंट लेना है या उसमें करंट फ्लो कराना है, तो निश्चित तौर पे हमें डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करनी पड़ेगी। एक पॉइंट यहाँ देखिए मैं स्किप कर रहा था और उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा बच्चों। मैं इसको रफ करूं, आप जरा इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में बेसिकली ये वही डायग्राम है जो मैंने यहां बनाया है, बट थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया मैंने नोट्स में। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, ये जो चार्ज कैरियर्स हैं वो उनके फ्लो का डायरेक्शन आप देखो। होल्स P टू N फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स N टू P फ्लो कर रहे हैं इनसाइड द सेमीकंडक्टर या आर इनसाइड द पीएन जंक्शन डायोड। बट आउटसाइड द पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन के एक्सटर्नल सर्किट में होल्स नहीं फ्लो कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। अब यहां से एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर भाई अगर इसमें दोनों चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं और बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो इसका कारण क्या है? आप सोचिए। इसका कारण ये है बच्चों कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड के एक्सटर्नल सर्किट है, इसके बाहर का जो सर्किट है वो क्या है, कंडक्टर है। भाई ये जो है वो कनेक्टिंग वायर्स है, रेजिस्टेंस भी क्या है, कंडक्टर है। और सब बच्चे जानते हैं कंडक्टर में सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज कैरियर्स होता है, जो होता है इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए बच्चों इसके बाहर सिर्फ क्या होगा, सिर्फ क्या फ्लो करेगा, इस पीएन जंक्शन डायोड के बाहर सिर्फ क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो आप देखो मैंने पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का मूवमेंट शो किया है, लेकिन इसके बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो किया है। और आप सब जानते हो कि होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। होल्स देखिए आप इधर फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं, बट दोनों की वजह से जो करंट कंट्रीब्यूशन होगा वो सेम मैनर में होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर ही करंट फ्लो करता है। तो होल्स इधर फ्लो कर रहा है बच्चों, इसलिए फॉरवर्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, होल्स के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब सवाल ये है कि बच्चों होल्स यहाँ तो फ्लो कर रहा है, ऐसे यहाँ फ्लो करते गया, अब इसके बाद इसका क्या होता है? भाई इसके बाद इसका क्या होता है, बाहर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। उसका जवाब ये है बच्चों कि जैसे ही ये होल्स बाहर निकलने वाला होता है, यहां से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिकम्बाइन हो जाता है। मींस यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस होल्स को बाहर नहीं आने देते हैं। जैसे ही होल्स निकलता है तुरंत ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ रिकम्बाइन हो जाता है, और रिकॉम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन होल
डिसअपियर हो रहे हैं, या इसको हम रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते थे, आपको याद होगा रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहे हैं। और सब बच्चे जानते हैं जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। भाई एनर्जी क्या होती है, उत्पन्न होती है, क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, कंडक्शन बैंड। मैंने आपको बताया था रिकॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से, सॉरी कंडक्शन बैंड से, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है। तो उस टाइम एनर्जी रेडिएट होती है, रिलीज होती है। तो बच्चों यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और सब बच्चे जानते हैं कि साइंस का ये रूल है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो कहाँ से एनर्जी पैदा हुई, तो अगर एनर्जी यहाँ से पैदा हुई है तो निश्चित तौर पे कहीं खत्म भी हुई है। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है बच्चों कि यहाँ अगर होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो रहे हैं, मींस डिसअपियर हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं होल्स और इलेक्ट्रॉन क्रिएट भी हुए होंगे, कहीं इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या हुआ होगा, उत्पन्न भी हुआ होगा। अगर बॉन्ड यहाँ बच्चों फॉर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेक भी हुआ होगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो जाएगी कहाँ भाई, वो किसी न किसी फॉर्म में दिखनी चाहिए। तो हम उसको किस फॉर्म में दिखाते हैं, जरा यहाँ समझते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन हुए, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही इस सेमीकंडक्टर से एक इलेक्ट्रॉन इस सेमीकंडक्टर के बाहर चला जाता है। तो यहाँ बाहर जाने की वजह से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन मिला, और जो वैकेंसी क्रिएट हुई सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को लीप करने की वजह से, वहां पे क्या क्रिएट हो गया, होल। तो देखिए एनर्जी बैलेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल खत्म हो रहा है और यहाँ पे पैदा हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उस रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि होल्स बाहर नहीं आते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाते हैं और यहाँ से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन होल्स डिसअपियर हो रहे हैं, खत्म हो रहा है, और यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। आई बात समझ बच्चों? तो ये बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये डाउट रहता है और वो परेशान करता रहता है उनको, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बट हाँ ठीक है, ऐसा थोड़ा आप इस चीज को जान गए तो थोड़ी सी आपको फीलिंग आ जाएगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। ओके, तो आई होप बच्चों जितने भी पॉइंट्स हैं वो फॉरवर्ड वाइसिंग से संबंधित वो आपको एकदम समझ में आ गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग रिवर्स वाइसिंग पढ़ेंगे। ओके, तो बिल्कुल फॉरवर्ड वाइसिंग जैसा है। चलिए बस यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर।